नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ, कुछ लोग एनएफपीओ बोलते हैं, कुछ एनपीओ बोलते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलो, मतलब एक ही है। कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें या नॉर्मल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव क्या नहीं है, प्रॉफिट अर्निंग, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को क्या बोलते हैं, एनजीओज। इसमें आपके क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे क्लब्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है, हॉस्पिटल्स। कौन से वाले हॉस्पिटल्स? प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहे, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल स्कूल्स। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, बल्कि क्या है, सर्विस देना, वो मिनिमम अमाउंट पर आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ मेंबर्स लिए जाते हैं, मेंबर्स बनाए जाते हैं और मेंबर से सब्सक्रिप्शन लेकर उस ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जाता है। यहाँ पर मेन ओनर नहीं होते, इसलिए कैपिटल का नाम नहीं आता, कैपिटल फंड का नाम आता है। थोड़ा बहुत अगर आपने कभी पढ़ा हो तो कैपिटल फंड के नाम से वहां पर एंट्री पास होती थी। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे क्लॉज हैं और इतना सिंपल चैप्टर नहीं है। तो सबसे पहला इसका जो हम टॉपिक उठा रहे हैं वो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। फंड्स का मतलब क्या होता है, फंड्स कितने तरह के होते हैं, फंड्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो सारी चीजें हम समझें। लेकिन फंड जो हम क्रिएट करते हैं उनको शो कहां पर किया जाता है? हमारे पास यहां पर तीन चीजें बनानी होती है। सबसे पहली चीज हमारी होती है रिसीप्ट एंड पेमेंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट। सेकंड होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और थर्ड है बैलेंस शीट। आपने देखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते थे फाइनल अकाउंट्स, तो फाइनल अकाउंट्स में हम ट्रेडिंग एंड पी&एल बनाते थे। किसके बेसिस पे बनाते थे? ट्रायल बैलेंस पर। यहां पर ट्रायल बैलेंस नहीं होता, क्या होता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट। ये रिसीप्ट एंड पेमेंट एक तरह की हमारी कैश बुक होती है। कैश बुक होती है ना। अब कैश बुक में हम क्या करते हैं, यहां पर डेबिट साइड में सारी रिसीप्ट रखते जाते हैं और पेमेंट्स सारे कहां पर रख देते हैं? क्रेडिट साइड में। हर महीने की एक एक कैश बुक बनती है और उन सारी कैश बुक्स की एक समरी बना ली जाती है, जो कि नाम दे दिया जाता है किस नाम से? रिसीप्ट एंड पेमेंट। ये बिल्कुल सेम टू सेम कैश बुक ही होती है, बस कैश बुक और रिसीप्ट एंड पेमेंट में क्या डिफरेंस है? कैश बुक मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर या फोर्टनाइट बेसिस पर किसी भी तरीके से बनाई जा सकती है, लेकिन रिसीप्ट एंड पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है रिसीप्ट एंड पेमेंट को समरी ऑफ कैश बुक, पहला स्टेप। तो जब रिसीप्ट एंड पेमेंट यहां पर आती है तो हमारे रिसीप्ट एंड पेमेंट की स्टार्टिंग किससे होती है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से, और क्लोजिंग कहां पर होता है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये जो अमाउंट होता है ये हमारे कैश या बैंक को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? कैश और बैंक। यहां पर सारी रिसीविंग्स आ जाती हैं, मतलब पूरे साल की रिसीविंग। ऐसे नहीं है कि मंथली बेसिस पर हम कैलकुलेट करके रख रहे हैं। जैसे आपने अप्रैल मंथ में कोई अमाउंट रिसीव किया, फिर मई में फिर रिसीव किया, फिर जून में, वो सारे मंथ्स का टोटल लगा के यहां पर सिंगल हेड में लिख दिया जाता है रिसिप्ट, और इस साइड क्या आ जाते हैं? सारे पेमेंट्स। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर जो कैश के बैलेंसेस में चेंजेस आते हैं वो किन के कारण आए? वो रिसिप्ट और पेमेंट। तो यानी ये एक तरह की कैश बुक ही है, बस केवल कैश बुक मंथली है और ये पूरे एक साल की है। ये चीज क्लियर हो गया। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट किस बेसिस पर बनता है? हमारे दो बेसिस होते हैं, एक एक्रूअल बेसिस और एक कैश। रिसिप्ट एंड पेमेंट किस बेसिस पे बनता है? एक्रूअल पर या कैश पर? कैश पर। कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, उसको हम यहां पर रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि वो किस ईयर से बिलोंग करता है। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ये किस बेसिस पर बनता है? एक्रूअल। यानी एक अकाउंटिंग पीरियड के सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स को आना है। ये किस बेसिस पर बनता है? कैश बेसिस। और ये किस बेसिस पर बनता है? एक्रूअल बेसिस। ये याद रखना हमेशा। तो हम कैश बेसिस को कन्वर्ट कर रहे हैं एक्रूअल में। यहां पर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड, डेप्रीसिएशन ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होते,
लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जब हम करते हैं तो उसको ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि हमें एक अकाउंटिंग पीरियड के सारे इनकम एक्सपेंसेस लिख रहे हैं, केवल इनकम एक्सपेंसेस, एसेट्स लायबिलिटीज नहीं। यहां पर हम लायबिलिटी एसेट्स भी आ सकती है, लायबिलिटी का पेमेंट किया आ जाएगा, एसेट्स परचेज की वो भी आएगा, लेकिन यहां नहीं आएगा। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या चीज हमारी रेवेन्यू है और क्या मेरे कैपिटल। अगर रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, वो इसमें आएंगे करंट अकाउंटिंग पीरियड के। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इनकम है, वो इसमें नहीं आएगा, वो किस में जाएगा, बैलेंस शीट में। इतना याद रहेगा। और बैलेंस शीट बिल्कुल सेम पैटर्न है, लायबिलिटी और एसेट्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में डेबिट साइड में आते हैं एक्सपेंडिचर्स, क्रेडिट साइड में आती हैं क्या, इनकम्स। जबकि रिसीप्ट एंड पेमेंट में डेबिट में आती हैं क्या, रिसीप्ट, और क्रेडिट में आते हैं क्या, पेमेंट। तो इसीलिए ये रिसीप्ट उठकर यहां से इधर पहुंचती है, पेमेंट्स उठकर यहां से इस साइड पहुंच जाते हैं। ये सिस्टम चलता है इसमें, ये चीज याद रहेगी। तो पहला आइटम हमारा क्या बनता है यहां पर, रिसीप्ट एंड पेमेंट, जो नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है। सेकंड हमारा बनाना होता है हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और साथ में बनानी होती है बैलेंस शीट। और एक वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाने को आ सकती है। तो इसका सबसे पहला आइटम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड्स, फंड्स को टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट, रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर्स या एक्सपेंसेस, और सेकंड, रिलेटेड टू एसेट्स। इस पूरे चैप्टर में तीन मेन टॉपिक हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है फंड बेस्ड, सेकंड टॉपिक है सब्सक्रिप्शन, और थर्ड टॉपिक है कंज्यूमेबल आइटम्स। ये तीन सीख गए तो चैप्टर आपका बहुत स्मूथली जाने वाला है। लेकिन ये नहीं आएंगे फिर कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं एक आइटम इनमें से तो टकराएगा ही आपसे। सब्सक्रिप्शन कंपलसरी है, कंज्यूमेबल आइटम 90% मिलता है, सब्सक्रिप्शन 100% मिलना ही मिलना है क्वेश्चन में। इसके चांसेस 50-50 है। टीचर को मन होगा तो डालेगा, नहीं होगा तो नहीं डालेगा, डिपेंड करता है ये। तो रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, रिलेटेड टू एसेट, ये दो कैटेगरी होती है किसकी, फंड्स की। फंड्स क्या है, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। कोई एग्जांपल दे सकता है आप में से, ऐसे कोई फंड का नाम बताओ जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, कोई भी। 3-4 दिन पढ़ लिया है हमने शायद, नहीं 2 दिन पढ़ लिया, 1 दिन पढ़ लिया, ये बिल्कुल नहीं पढ़ा, ये चैप्टर खत्म होने वाला है। हाँ, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस नहीं, नहीं फंड्स की बात कर रहा हूं, प्रोविजन से नहीं। फंड्स क्या होता है पहले, हाँ हम इस चीज को समझ रहे, फंड होता क्या है। मान लीजिए हम एक क्लब चला रहे हैं अपन सारे, और मिलने के बाद आप सारे हमारे मेंबर हैं, मैं भी उसका मेंबर हूं। तो हमने ये डिसाइड किया कि न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर की पार्टी करेंगे। सबने चंदा इकट्ठा कर लिया। तो जो चंदा इकट्ठा किया, 1000-1000 रुपए सभी ने मिला लिए। मिलाने के बाद अगर हम 15 लोग हैं तो 15 लोगों का कितना आ गया, 15,000 आ गया। उस 15,000 का यूज हम कहां कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं, उस पार्टी को करने के लिए। ठीक है, क्या वो पार्टी करना कोई एसेट है या एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस। अब मैंने ये बोला चलो 1,000 रुपए हम मिलाते हैं और अपने बिजनेस के लिए एक एसेट खरीद परचेज कर लेंगे, कोई फर्नीचर या कोई चीज। तो ऐसे फंड को क्या बोला जाएगा, रिलेटेड टू। तो एसेट को एक्वायर करना या क्रिएट करने के लिए जो बनाया जाता है वो कौन सा फंड होगा, रिलेटेड टू एसेट। और किसी खर्चे को करने के लिए करना तो वो क्या हो गया, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। अब रिलेटेड टू एक्सपेंसेस में आपने सबसे पहले नाम सुना होगा, सुना है क्या नाम, शायद किसी क्वेश्चन में आया हो। टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, मैच फंड, सुना है नाम कभी। ऐसे नाम के शायद कोई आइटम आपके क्वेश्चंस में आए हो। तो टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, या मैच फंड, चैरिटी फंड, ये सारे के सारे कहीं पर एसेट है क्या। आपने टूर्नामेंट कराया, खर्चा किया, बस पूरा फंड यूज कर लिया। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, मैच कराने के लिए, या चैरिटी देने के लिए, ऐसे फंड्स क्या है, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। दूसरा आता है रिलेटेड टू एसेट। रिलेटेड टू एसेट्स में क्या आ जाता है, बिल्डिंग फंड्स,
पवेलियन, फंड्स, टेनिस कोर्ट, फंड, या कोई भी एसेट्स आप इसमें डाल सकते हैं, मशीन फंड। तो किसी एसेट्स को बनाने या खरीदने के पर्पज से जो फंड बनाया, और दूसरा किसी एक्सपेंसेस को करने के लिए जो फंड बनाया। ये दो कैटेगरी है, नोट करो इसे फटाफट से। आगे बढ़े, चलो। तो फंड्स पहले हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंसेस, उसके बाद पढ़ेंगे एसेट्स। फंड्स किस चीज से बढ़ते हैं, किस चीज से कम होते हैं? इंक्रीज एंड सेकंड डिक्रीज। इंक्रीज फंड करने की, इसमें यहां पर सबसे पहला आइटम होता है डोनेशन। डोनेशन रिसीव्ड फॉर फंड्स। ये मेन इनकम का सोर्स है फंड्स को इंक्रीज करने का। और डिक्रीज करने का सबसे मेन फंड के लिए क्या है? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फंड्स। ये तो मेन सोर्स है। सबसे पहला डोनेशन मिलना, डोनेशन मिलेगा तो फंड बढ़ेगा। एक्सपेंसेस कर देंगे उस फंड से रिलेटेड तो वो आपका फंड क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा एक सेकंड आइटम और आता है, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम फंड। अब इनकम रिसीव फ्रॉम फंड्स में क्या आ जाता है? सबसे पहले पहला आइटम इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लीजिए हमने फंड बना लिया, हमें न्यू ईयर की पार्टी करनी थी, लेकिन ये फंड मैंने बनाया था कब? आप लोगों से पैसा कलेक्ट जो किया था वो कब किया था? लगभग मार्च में। अब मार्च से लेकर न्यू ईयर कब आने वाला है? 6-7 महीने 8 महीने बाद। तो हमने सोचा हम पैसा इकट्ठा करके तो रख रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि हो सकता है वो पैसा बढ़ जाए। तो हमने जो इन्वेस्ट किया उस पर हमें क्या मिल गया? इनकम। तो जो इनकम मिली वो भी फंड को इंक्रीज करती है। सेकंड, उस पार्टी के लिए हमने आउटसाइडर्स को अलाउ कर दिया, उनके लिए टिकट्स रख दी। और जब टिकट्स रखी तो उस टिकट्स को बेचकर हमें जो पैसा आया, या सेल प्रोसीड ऑफ टिकट बोल सकते हैं इसे, सेल प्रोसीड ऑफ टिकट्स। ऐसा होता है नॉर्मली, हम अपनी पार्टी कर रहे हैं, साथ में चलो आउटसाइडर को ले लो, हमारी फंडिंग हो जाएगी, एक अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज हो जाएगी। थर्ड, अगर इस फंड से रिलेटेड कोई आइटम हम सोल्ड कर देते हैं, ठीक है, इनकम कोई रियलाइज हो जाती है, अदर इनकम रियलाइज, तो वो भी हमारे फंड से रिलेटेड है, वो भी इसमें ऐड हो जाती है। तो किन चीजों से फंड इंक्रीज हुआ, किससे कम हो रहा है, वो आपको समझ आ गया? करो नोट इसे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम shown in the final accounts of नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आइटम का नाम क्या दिया है? मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब मैच एक्सपेंसेस जब आप पेड करेंगे तो हमारे पास सबसे पहला आइटम क्या आता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें डेबिट साइड में क्या आती हैं? सारी रिसीविंग्स, और क्रेडिट में आते हैं सारे पेमेंट। सेकेंड नंबर आइटम हमारा क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो कि एक्रूअल बेसिस पर बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर्स अमाउंट, इनकम्स अमाउंट। और थर्ड आइटम आता है हमारी बैलेंस शीट। कौन सी? क्लोजिंग।
दो तरह की होती है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। अभी हम क्लोजिंग की बात कर रहे हैं। क्लोजिंग में एसेट लायबिलिटीज, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास आइटम दिया है मैच एक्सपेंसेस पेड। जब आप मैच एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे क्या जनरल एंट्री पास होगी? मैच एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। मैच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट, कैश और बैंक। मतलब कैश और बैंक क्रेडिट, और रिसीप्ट एंड पेमेंट हमारा कैश और बैंक है एक तरह से। तो इसके क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में मिलेगा बाय मैच एक्सपेंसेस। अमाउंट कितना? 28,000। ये समझ आया? अब ये 28,000 के जो एक्सपेंसेस है ये यहां से कहां जाएंगे? क्या इस मैच एक्सपेंसेस के लिए कोई फंड हमारे पास है क्या? क्या इस क्वेश्चन में कहीं लिखा है फंड है हमारे पास? नहीं है। जब नहीं है फंड, हमने फंड क्रिएट ही नहीं किया, मतलब ये बिजनेस एक्सपेंसेस हो गए। तो जब एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस के हैं तो कहां पर आ जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड, मैच एक्सपेंसेस, सीधे क्रॉस ट्रांसफर करके 28,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर किसी पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड कोई फंड्स दिए हैं तो वो फंड से एडजस्ट होंगे। फंड नहीं किया तो फिर वो बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंसेस है। नॉर्मल एक्सपेंसेस कहां चले जाते हैं? करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो। केवल वही दो चीजें बनाइएगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हो गया कंप्लीट? चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए। मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? देखो 56, ठीक है। आउटस्टैंडिंग मैच एक्सपेंसेस 31 मार्च 2021। इधर ध्यान दीजिए, हमारा ये करंट अकाउंटिंग पीरियड है, 1 अप्रैल 31 मार्च, ठीक है। इस टाइम पीरियड में हमने टोटल एक्सपेंसेस 56,000 पेड कर दिए, ठीक। और एट द एंड ऑफ द ईयर 6,000 अभी पेड नहीं किए। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे पास से कैश कितना गया, तो 56, यानी रिसीप्ट एंड पेमेंट में मैच एक्सपेंसेस कितने दिखने वाले हैं? 56,000। ये समझ आया? ये 56 के लिए क्या हमारे पास कोई फंड्स थे? नहीं थे। मतलब ये मैच एक्सपेंसेस कहां चले जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू मैच एक्सपेंसेस। कितने? 56। लेकिन एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एक करंट अकाउंटिंग पीरियड के सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाए। क्या 56,000 केवल एक्सपेंसेस करंट ईयर के हैं या इससे ज्यादा भी है? इतना आपने पेमेंट कर दिया है, इतना अभी पेड नहीं किया है। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल एक्सपेंसेस कितना है, तो आप कितना बताओगे? 56 या 62? 62, यानी एक्चुअल एक्सपेंसेस तो यहां पर कितने हैं? 56 हम पेड कर चुके हैं, और जितना पेड नहीं किया उसे किस नाम से ऐड कर देंगे? आउटस्टैंडिंग मैच एक्सपेंसेस 6,000। ये समझ आया? अभी पेड नहीं किया, नेक्स्ट ईयर में जाकर हम पेड करेंगे, मतलब ये हमारी लायबिलिटी बन गई।
और लाइबिलिटी बन गई तो ये 6 यहां से उठकर कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग मैच एक्सपेंसेस 6000। ट्रीटमेंट समझ आया? आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट हमने क्या किया, 2 बार, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में मिलने वाला है और ये कहां मिलने वाला है, पेड रिसीप्ट एंड पेमेंट के अंदर। करिए नोट सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स शोन इन द फाइनेंस अकाउंट ऑफ एनपीओ। मैच एक्सपेंसेस दिए ड्यूरिंग द ईयर के, कितना पेड किया। आउटस्टैंडिंग मैच एक्सपेंसेस देखो ओपनिंग दी है, ओपनिंग यहां पर क्या दिए हैं, ओपनिंग, और साथ में ही क्लोजिंग भी दिए हैं। ये आउटस्टैंडिंग है। अभी तक पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, केवल ओपनिंग नहीं था, क्लोजिंग ही क्लोजिंग था, लेकिन इस बार ओपनिंग भी है, यानी लास्ट ईयर भी हमने कुछ पेमेंट नहीं किए थे और इस साल भी हमारे कुछ पेंडिंग है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक्सपेंसेस पेड कितने किए, हमारे पास से कैश कितना गया, तो 59,000। वो कहां पर मिलेगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट में, मैच एक्सपेंसेस 59,000। पहला स्टेप समझ आ गया। ये कहां मिलने वाला है, रिसीप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट में, पेमेंट साइड में। ओपनिंग मैच एक्सपेंसेस कितने के हैं, आउटस्टैंडिंग 5,000। ये कहां मिलेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग मैच एक्सपेंसेस कितना, 5,000। ठीक है, इतना समझ आ गया। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने के हैं, 75। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमने एक साल में, ये अकाउंटिंग पीरियड है, प्रीवियस ईयर के कितने रुपए, 5,000 का पेंडिंग अमाउंट है जो हमें इस साल पे करना है। ठीक है, और इस साल के एंड में 7,500 का पेंडिंग अमाउंट है जो हम अगले साल जाकर पे करेंगे, नेक्स्ट ईयर जाकर पे करेंगे। और टोटल पेमेंट हमने इस साल किया कितना है, 59। कितना किया है। अब इस 59 के अंदर ये वाला अमाउंट इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, यानी 59 में से 5 तो पिछले साल के हुए ना, तो इसमें 59 में 5 क्या कर रहे हैं, हटाओ इन्हें, ये इसमें नहीं आएंगे। और 75 हमने पे नहीं किए जो इस साल के हैं, वो ऐड करो, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम क्या कर देंगे, माइनस, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या कर देंगे, प्लस। इसलिए करते हैं वो, अभी समझ आया। आउटस्टैंडिंग जो क्लोजिंग होता है वो क्यों प्लस करते हैं, क्योंकि इस साल आपने पे नहीं किए, नेक्स्ट ईयर जाके पे करोगे, लेकिन है तो इसी ईयर के ना, एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट करंट ईयर के एक्सपेंसेस है, ऐड करो। जो लास्ट ईयर हमने पे नहीं किए थे ओपनिंग वाले, उसको हम माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर वाले जो नहीं किए थे वो इस अमाउंट में इन्वॉल्व होगा, इसलिए उसको रिवर्स कर देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा इसका, 59,000 यहां से उठकर यहां पहुंचे, टू मैच एक्सपेंसेस 59,000, इसमें माइनस कर दिए आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, ओपनिंग कितने 5,000, कितना बचा 53, नहीं 54,000 बच गया। अब इस 54 के बाद इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, कितना, कितने के आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग 7,500, तो कितना आ जाएगा 61,000। ये क्लोजिंग वाला उठकर आउटस्टैंडिंग मैच एक्सपेंसेस 7,500 बैलेंस शीट क्लोजिंग। तो अब आप जरा चेक करो, हम जितने भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जितने भी अमाउंट रख रहे हैं, हर आइटम को हमने दो दो जगह लिखा। चेक करो, सबसे पहला आइटम 59, देखो दो जगह लिखा होगा, 1 2, देखा। इसके बाद
5,000 को एक बार यहां, एक बार यहां, 7,500 को एक बार यहां, एक बार यहां। हर चीज का 2 बार ट्रीटमेंट होता है। अब जो ऑलरेडी रिसिप्टेंट पेमेंट में दिए हैं उसका एक बार हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें रिसिप्टेंट पेमेंट बना दिया होगा। तो ये बोला जाता है कि एक बार ऑलरेडी आ चुका है, एक बार अंदर से यहां पहुंच जाएगा। बाहर के आइटम 2-2 बार लिखते जाओ। तो ये सारे आइटम बाहर मिलेंगे 5,000, 7,500 एज ए एडजस्टमेंट। ये ट्रीटमेंट समझ आया? करो नोट। थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 4। 2 आइटम दिए हैं, एक है मैच फंड और दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, मैच फंड इन्वेस्टमेंट। चेक करो, ये मैच फंड और मैच फंड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। हमारे पास फंड था आया और पूरा का पूरा फंड हमने कहां यूज कर लिया, इन्वेस्ट करके। मतलब अभी इस फंड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, कोई यूज नहीं था, तो हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया अर्निंग पर्पज से। इस क्वेश्चन में और कुछ दिया है क्या इसके अलावा? मतलब ड्यूरिंग द ईयर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, कोई डोनेशन रिसीव नहीं हुआ, कोई फंड का यूज नहीं हुआ, तो एट द एंड ऑफ द ईयर कितने का फंड बचेगा? सेम 45 का 45, इन्वेस्टमेंट भी 45 का 45। रेट मेंशन नहीं है यहां पर कि हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाए, तो सेम अमाउंट 45 का 45। तो अब ये ट्रीट कहां पर होगा? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस फंड्स का कितना है, 45,000। मैच फंड ये हमारी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आती है, मैच फंड। और मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितने रुपए, 45,000। इतना समझ आया? मैच फंड्स का यूज केवल मैच के एक्सपेंसेस के लिए किया जा सकता है, ये हमारे बिजनेस की इनकम नहीं है। तो क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है? जब ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो क्या रिसीप्ट एंड पेमेंट में आएगा? नहीं आएगा। रिसीप्ट एंड पेमेंट ब्लैंक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ब्लैंक। ये दोनों आइटम ऐसे के ऐसे उठकर कहां पहुंच जाएंगे? तो मैच फंड 45,000, मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितना, 45,000। जब फंड्स का कोई यूज ही नहीं हुआ तो एज इट इज आ गए। इन्वेस्टमेंट हमने ना खरीदे ना बेचे, एज इट इज आ गए, सेम टू सेम हो गया ट्रीटमेंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। करो नोट। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, डोनेशन रिसीव फॉर मैच फंड, परचेज ऑफ मैच फंड इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ मैच फंड इन्वेस्टमेंट, मैच एक्सपेंसेस। क्या हमारे पास पुराना मैच फंड का बैलेंस दिया है? जैसे इसमें दिया था, देखो 1 अप्रैल, क्या इसमें दिया है कोई बैलेंस? दिया है क्या? जब मैच फंड नहीं दिया मतलब मैच फंड हमने क्रिएट इसी साल किया है, पुरानी बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब जब आपको डोनेशन रिसीव होता है, क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? व्हाट्स कम्स इन? कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फॉर मैच फंड। सही है? तो कैश अकाउंट डेबिट यानी रिसीप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड टू डोनेशन फॉर मैच फंड। सही है? कितने रुपए का डोनेशन मिला? 50,000। ये चीज समझ में आई क्या? अभी एक ट्रीटमेंट हुआ है, अब आगे बढ़ो। परचेज मैच फंड इन्वेस्टमेंट, अगर हम इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे कैश आएगा या जाएगा? कैश आएगा या जाएगा? इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, जाएगा। जब जाएगा तो इस साइड बाय मैच फंड इन्वेस्टमेंट। कितने के परचेज किए? 50,000। सेकेंड आइटम समझ आ गया? मतलब जितना पैसा आया था वो तो चला गया एक और जगह पर। अब कुछ दिनों के बाद जब हमें जरूरत पड़ी उस मैच फंड्स की, हमें अपने मैचेस कराने थे, तो हमने वो मैच फंड इन्वेस्टमेंट बेच दिए। एट पार का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेच दिए। ठीक है? कितने के? सेल ऑफ मैच फंड इन्वेस्टमेंट 15,000। जब 15,000 के बेच दिए तो कैश आएगा या जाएगा?
सेल ऑफ मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितने रुपए? 15,000। ठीक है, अभी 35 के नहीं बेचे, 50 में से केवल 15 के बेचे। इसके बाद मैच एक्सपेंसेस पेड, 15,000 के जो बेचे थे उसमें से मैच करवा लिया होगा 2-4, उस पर 12,000 खर्च हो गए। तो मैचेस का जो एक्सपेंसेस हुआ, मैच एक्सपेंसेस, अब धीरे धीरे कड़ियां सारी जुड़ती जाएंगी। मैच एक्सपेंसेस कितने के हुए? 12। अब आप बताइए, ये जो मैच का डोनेशन रिसीव हुआ था, ये एक फंड बन गया? बन गया। जब फंड बन गया तो ये फंड्स का ट्रीटमेंट हम कहां करते हैं? अपनी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, क्योंकि फंड हमें क्या हुआ है? रिसीव। तो यहां से ये जो मैच फंड है ये उठकर कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। मैच फंड कितने रुपए? नील। इसमें ऐड कर दिया डोनेशन रिसीव्ड। कितने का डोनेशन मिला? 50। पुराना मैच फंड तो कुछ था ही नहीं, पुराना मैच फंड होता तो वो यहां रख लेते ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस नहीं है, डोनेशन मिला है करंट में। डोनेशन रिसीव हुआ तो कितना हो गया? 50,000 आ गया। इसके बाद मैच फंड इन्वेस्टमेंट परचेज किए, तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50,000 आ गया। अब इन्वेस्टमेंट में से कुछ बेच दिए, जब बेच दिए तो सेल हो गई, माइनस कर दीजिए सेल ऑफ मैच फंड इन्वेस्टमेंट। कितने के सोल्ड किए? 15,000। जब सोल्ड हो गए तो कितने बचे? 35,000। सही है। जब सेल हुआ, अगर बाई चांस इस पर प्रॉफिट हुआ होता तो वो प्रॉफिट इसमें जाके मर्ज हो जाता, क्योंकि उसी फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनकम। अभी आगे आएगा वो चीज। अभी एट पार नो प्रॉफिट नो लॉस पर हमने किया है। नेक्स्ट मैच एक्सपेंसेस। अब ये जो फंड बनाया था किसके लिए बनाया था? मैचेस कराने के लिए। अब मैचेस करा लिए, 12,000 खर्च कर दिए, तो माइनस कर दो मैच एक्सपेंसेस कितने के? 12,000। माइनस किया तो कितना आ गया? 38,000। ये चीज समझ आई? यानी 38,000 का अभी भी फंड अवेलेबल है, इधर इन्वेस्टमेंट 35 के अवेलेबल है। जब और मैचेस कराने होंगे तो ये इन्वेस्टमेंट और बेचेंगे, पैसा आ जाएगा, उस पैसे को यूज करेंगे और ये फंड हमारा धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये ट्रीटमेंट समझ आया? तो मैंने स्टार्टिंग में देखो यूजेस ऑफ फंड्स बताए थे। इंक्रीज किससे होता है, डिक्रीज किससे होता है? निकालो जरा फटाफट से। इंक्रीज और डिक्रीज लिखवाया था, उस इंक्रीज डिक्रीज में चेक करो इंक्रीज किससे हो रहा था और डिक्रीज किससे हो रहा था। इंक्रीज डोनेशन रिसीव, ठीक है, और डिक्रीज किससे हो रहा था? जो यूज ऑफ या जो भी आपने पर्टिकुलर आइटम जो खर्च किया है उसके लिए। समझ आए बात? और इसके अलावा ये इंक्रीज किससे हो जाता है? जैसे इसी से रिलेटेड अगर प्रॉफिट हो जाता, अगर इसकी मैचेस की टिकट बेच देते तो इंक्रीज हो जाता। तो वो जो चीज इंक्रीज हो रही है वो ऐड में करते जाएंगे और जो कम करती है, डिक्रीज करती है, वो माइनस करते जाएंगे, होता जाएगा मैच फंड। अब जब जरा ये बताओ, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ आया? क्योंकि ये बिजनेस की है ही नहीं इनकम, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए फंड बना रखा था, फंड से हुआ है। हमारे बिजनेस का एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, ना ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर। केवल दो ही जगह पर इसका ट्रीटमेंट होगा। और देखो चारों आइटम्स का दो दो बार ट्रीटमेंट हुआ या नहीं हुआ? 50,000, 50,000, ठीक है, 15,000, 15,000, 50,000 के इन्वेस्टमेंट, 50,000, 12,000, 12,000 हो गए 4।